हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो सब के सब उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है, एक एक क्वेश्चन आपके 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सब एकदम बेसिक यानी कि जीरो लेवल से होगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आप अपना 100% फोकस के साथ इस सेशन को देखिएगा और सेशन को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो एक बार बेटा सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। तो एक बार बेटा आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, कॉपी पेन लेके बेटा तैयार हो जाओ। जहां भी लगे ये इंपॉर्टेंट चीज है उसे तुरंत नोट कर लेना और बाकी चीजें आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगी, बस देखते ही, ठीक है। चलिए तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। आज के इस सेशन में सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें बेटा कैसे कैसे हम आपका क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साइंस के पेपर की, तो साइंस के पेपर में आपको पता है कि 20 नंबर का 20 MCQ क्वेश्चन आने, कितने 20 MCQ क्वेश्चन आने हैं पूरी साइंस से मिला के। उसके बाद आपके, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले, और फिर उसके बाद एक आपका दीर्घ, ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाले एक प्रश्न आएंगे, ठीक, और उसके बाद फिर दीर्घ यानी कि 4 अंक का। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आज बेटा हम आप सभी लोगों को कराने वाले हैं टोटल MCQ, यानी कि साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उस पूरे 4 चैप्टर से मिला के टोटल बेटा हम आपको 60 MCQ कराने वाले हैं। और ये 60 MCQ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं और सभी बच्चे एकदम आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। देखो किसका कितना तैयार है, जहां नहीं आएगा वो तो हम क्लियर करते चलेंगे। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो कई बार आपकी नजरों से ये क्वेश्चन गुजरा हुआ होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, एकदम देखते के साथ आंसर देने वाला ये क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बेटा? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, यानी कि यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सही, वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद उसका जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम के साथ एक एक क्वेश्चन को फोकस करके देखते हुए चलना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को, ध्यान से पढ़ना, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी दर्पण के पास अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन अगर दर्पण से हम दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है? यानी वो कौन सा दर्पण है कि जहां, जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, इसके पास में हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब, इसका जो इमेज है वो सीधा बनता है, और जब दूर रखते हैं तो ऐसे उल्टा बनता है। तो ऐसा कौन से केस में हो सकता है? याद होगा आपको, अगर हम बात करें उत्तल की, किसकी? उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें बेटा सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वहीं अगर समतल की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में सदैव सीधा बनता है। तो बचा कौन? बचा कौन? अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे एकदम करेक्ट है, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। देखिए अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगे ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन इलिमिनेट करो, यानी इलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम आता है MCQ में। सबसे पहले उन चीजों को आप काटो, उन चीजों को काटो जो नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर यहां बात कर रहा है समतल दर्पण का, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बात कर रहा है उत्तल दर्पण की, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी
और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां तो बात उल्टे की हो रही है ना, तो इसमें तो सीधा उल्टा बनेगा ही नहीं, ये भी कट गया। बचा कौन? एक ठू बच रहा, इनमें से कोई, भाई कोई ना कोई, तीनों दर्पण के नाम लिखे हुए तो कोई ना कोई जरूर होगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? यही बचा, यही आंसर। गुड, बहुत बढ़िया। और देखिए आप लोगों के लिए बेटा सुनहरा मौका यह है कि जिन भी बच्चों की अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, आपके लिए हम बता दें कि ये आपके न्यू बैच संजीवनी बैच का पहला लेक्चर है साइंस का। तो अगर आप अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो बेटा इस बैच से बिना देर किए हुए जुड़ जाइए, जिसकी प्राइस मात्र 499 रुपए है। और देखिए इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है सीक्वेंस से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉप 100 क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ, ठीक। अनसॉल्व पेपर का पूरा सॉल्यूशन, अनसॉल्व पेपर का पूरा सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल जो आपके क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का आया हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। उसके साथ साथ 3 गेस्ट पेपर, यानी कि पूरे सिलेबस से जिस तरीके से बोर्ड पेपर बनाता है उसी तरीके से 3 गेस्ट पेपर आपको बनाकर दिए जाएंगे और पहले उसे आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर अगर हम आपको नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 3 गेस्ट पेपर, वो भी सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बेटा अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 499 रुपए। और ये 499 रुपए में अगर आप संजीवनी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर आपको क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। जुड़ना कैसे? आप सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च करोगे बेटा शुभम क्लासेस ऐप, इस तरीके से दिखेगा, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड यानी 1 लाख प्लस करके आएगा। इसे लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद बैच को खोलना, संजीवनी बैच जैसे ही खोलोगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करोगे डायरेक्ट अपने आप बैच आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना, ऐसा मैसेज करेंगे तो टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जरा ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अब ध्यान देना, अब यहां पर अगर एक भी बच्चे का क्वेश्चन गलत हुआ तो यह समझ लो कि आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, बस कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ तो ये समझो कि आप लोग बेटा पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकदम मेहनत से पढ़ना, एकदम फोकस के साथ पढ़ना। ध्यान दो क्या बात हो रही है। अवतल दर्पण के फोकस पर, ये पॉइंट, इस पर फोकस करो, फोकस पे फोकस करो, ठीक है। फोकस पर, तो किसी भी दर्पण के फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। क्योंकि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे, फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा? अनंत पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, इसी के साथ यही उम्मीद है आप लोगों से। सेशन को लाइक शेयर करते चलो और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर भी देते रहो। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। ये तो हो गया बेटा दर्पण का। और यही अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस के लिए बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। लेकिन बात किसकी हो रही है? दर्पण की। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहां बीच में प्लस है, यहां देखो बीच में माइनस है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लेंस का है, ठीक है। और वो भी लेंस का है लेकिन वो भी गलत है, लेंस का भी नहीं है। माइनस यहां होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? यही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, हाँ ये अच्छा सवाल है। इसमें अगर आप थोड़ा सा बेटा अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, तुरंत आंसर दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दोगे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। लेकिन अगर कॉमन सेंस नहीं लगाओगे, एकदम बेसिक फार्मूले पर जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर सही आएगा। चलो देखो इसमें ट्विस्ट क्या है। कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। यानी u बराबर कितना दिया है?
20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी v का मान पूछा है। अब अगर आप इसे फार्मूले में रख के बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मैं पहले ही बता दूं क्या आ जाएगा, v बराबर -20 आएगा। क्या आएगा? -20 आएगा। कैसे? ध्यान देना, अगर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी का 2 गुना, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। और अगर वक्रता त्रिज्या का मतलब होता क्या है? ये इसी को वक्रता केंद्र भी तो कहते हैं, वक्रता केंद्र। और आपको पता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? वक्रता केंद्र पर। सॉल्व करने की जरूरत ही ना आए। ठीक है, आगे बात समझ में एकदम अच्छे से। अब अगर ये चीज आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर तो 20 निकाल लोगे, लेकिन 20 ऑप्शन में है नहीं, 20 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन ये 20 है क्या? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु होगा? वक्रता केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या ही आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए बेटा, अगले सवाल पर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, याद में ध्यान दो, किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। कहां होता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। इसी तरीके से एकदम देखो, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप जरा भी क्वेश्चन को पढ़ने में लापरवाही करेंगे या ध्यान अपना, कहा गया ना बस में ट्रेवल करते एकदम साफ साफ लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, उसी तरीके से यहां आपका फोकस कम हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, तो फोकस अपना मेंटेन करके चलना। चलिए आगे बढ़िए एकदम। बहुत से बेटा इसी तरीके से सेशन को लाइक शेयर करते चले। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी r का मान कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। अब यह माइनस क्यों लगाता हूं मैं बार बार? माइनस क्यों लगाता हूं? ध्यान दो, चलो नोट पॉइंट में लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो। अगर बात करेगा बेटा अवतल दर्पण की, ठीक है, अवतल दर्पण की अगर बात होगी तो चाहे इसकी फोकस दूरी की बात करें, ओके, फोकस दूरी, या फिर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें, दोनों ही क्या होंगे? निगेटिव होंगे। दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ये लेंस के बाईं साइड होते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, किसके? उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें दोनों ही आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे। तो बात किसकी कर रही है? अवतल दर्पण की। तो फोकस दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 20 है, तो हमने -20 लिख लिया। क्लियर हुआ? अब आगे कह रहा इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी हमेशा क्या होती है बेटा? फार्मूला क्या है? F बराबर R/2। R का मान कितना है? -20। -20 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा? बहुत सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहां एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आप इसी में डायरेक्ट भाग दोगे तो +10 आएगा, और ये +10 उत्तल का हो जाएगा, अवतल का नहीं होगा। लेकिन पूछा है उत्तल का, सॉरी अवतल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। एकदम बड़े सेशन को शेयर करते चले आप लोग। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दृष्टि क्षेत्र
कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है, जब दर्पण पढ़ा रहा था वहां भी उत्तल और अवतल में जो अंतर होता है उसमें भी मैंने बताया था। सबसे ज्यादा जो दृष्टि क्षेत्र होता है बेटा वो किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। और सबसे कम किसका होता है? अवतल का होता है। ठीक है, और समतल का अवतल से ज्यादा लेकिन उत्तल से कम। ठीक, चलिए आगे आओ। नेक्स्ट अगला सवाल, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, कोई ऐसा दर्पण है उससे आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? तो ऐसे दो ही दर्पण हैं, एक समतल है और दूसरा उत्तल है। इन दोनों में प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? केवल समतल। गलत बात, केवल नहीं हो सकता। केवल जितने केवल वाले हैं सबको काट दो। तो जब केवल वाले को काट दोगे तो बचेगा कौन? जो सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा? किसकी बात हो रही है बेटा? उत्तल लेंस की। तो किरण आरेख अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये सब क्वेश्चन आपके सामने एकदम हलवे हैं, गाजर के, या समझ सकते हैं मोतीचूर का लड्डू एक ही बार में मुंह में रखो, खत्म। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा? बड़ा प्रतिबिंब, और कैसा? वास्तविक होना चाहिए। तो कहां रखना होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। अगर हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर छुटका सा बनता है, और पास आते हैं थोड़ा बड़ा बनता, और पास आते हैं थोड़ा और बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र पर आते हैं यानी 2f जिसे हम कहते हैं, 2f पर आते हैं तो उधर 2f पे प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा, और थोड़ा पास आते हैं और थोड़ा पास आते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब और बड़ा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। और अगर फोकस पर आ जाते हैं तब अनंत पर बनता है बड़ा सा। लेकिन किसकी बात कर रहा है बेटा? वास्तविक की बात कर रहा है। और अनंत में क्या होता है? क्लियर होता ही नहीं है कि प्रतिबिंब वाकई में बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अनंत फोकस से पहले तो कहां? f हुआ 2f के बीच होना चाहिए, f और 2f के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखो क्लियर कर दूं। ये आपका क्या बेटा? जैसे मान लो ये आपका एक उत्तल लेंस है, आपको मालूम है इधर आपका होता है f1, इधर होता है आपका 2f1, ठीक है, इधर आपका होता है f2 और इधर आपका होता है 2f2। अगर हम वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है छोटा सा, यहां कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां पर बनता है, इससे छोटा बनता है। अगर यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका यहां पर बनता है, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही बनता है, ठीक। और जब यहां पर हम रखते हैं, कलर बदल दें, जब यहां पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है, यहां पर बड़ा सा बनता है इस प्रकार से। लेकिन जब यहां हम रख देते हैं, यहां अगर यहां रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां चला जाता है? अनंत पर। और ये अनंत वाला वास्तविक होता नहीं है। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? यही वाला। और ये है कहां? 2f1 और f1 के बीच। तो यहां f1 f2 लिखा नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखा है? f और 2f लिखा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखो बेटा, अगला सवाल। ये तो हर एक बच्चे का सही होना चाहिए ना। क्या है क्वेश्चन, जरा देखो। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो अधिकतम सबसे ज्यादा किस में होता है? जल में होगा, कांच में होगा, या तारपीन के तेल में होगा, या हीरे में? किस में होगा? हीरे में, डायमंड में, ठीक है। चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कठोर यही है, और सबसे ज्यादा कठोर अगर यही है तो अपवर्तनांक भी इसी का सबसे ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है,
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण, यानी देखो जो आपका आपतन कोण आई है और होता अपवर्तन कोण आर, आई का मान कम होना चाहिए किससे? आर से। ये कौन सा माध्यम होना चाहिए? जैसे मान लो अगर आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता, ये ऊपर सघन है नीचे विरल है, और मान लो ये हमने क्या खींच लिया बेटा, ये हमने अभिलंब खींच लिया, ठीक। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से यहां आपतित हुई, ओके, ये मान लिया हमने एक प्रकाश किरण आपतित हुई, ये हो गया आपतन कोण आई। अब आपको मालूम है अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब, अब ये सीधे ना जाके, जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी इस प्रकार से चली जाएगी। तो जब इस प्रकार से चली जाएगी अभिलंब से दूर हटके, तो यहां आर का मान क्या होगा? आई से ज्यादा हो जाएगा। जब अभिलंब से ये दूर हटेगी, अगर सीधे सीधे जाती तब आई और आर दोनों बराबर होते, लेकिन अभिलंब से दूर हट रही है, और दूर कौन से में हटेगी? जब दूर हटेगी तभी आर का मान बड़ा होगा, और अगर आर का मान बड़ा होगा, यही कंडीशन भी है, यही पूछ भी रहा है, तो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल में। है कहीं ऑप्शन? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, पहला ही ऑप्शन सही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कौन सी चीज ऐसी है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? जल, ये तो प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। आप देखोगे लेंस को काटने ओटने के लिए थोड़ा सा पानी डाला जाता है ना, चश्मे वाली दुकान पे जाओगे देखोगे। उसके साथ साथ प्लास्टिक, इसके भी लेंस आपके बनते हैं, फाइबर के भी बनते हैं, ठीक है। कांच, ये तो नेसेसरी है। ये मिट्टी, इसकी जरूरत नहीं है, लेंस बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? मिट्टी। पूछ क्या रहा है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पर खास ख्याल रखना, क्योंकि जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा गलत होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि 13 में से किसके कितने सही हुए? 13 क्वेश्चन में 13 में 13 किसके आए हैं? कितने बच्चों के 13 में 13 आए हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो ये जो दर्पण है और ये जो लेंस है, ये कैसे संभव हो सकते हैं? यहां ध्यान देना, किसकी बात हो रही है? -25 की। तो ये माइनस है, तो सबसे पहली बात अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण कौन सा हो सकता है? अवतल दर्पण। अब है कहीं ऑप्शन में, ठीक। यहां दोनों दोनों दोनों, चलिए। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल की प्लस होती है, ठीक, और अवतल की क्या होती है? माइनस। तो दोनों क्या होने चाहिए? दोनों अवतल होने चाहिए, दोनों अवतल होने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? अभी अभी देखो हमने समझाया था इस तरीके का क्वेश्चन, क्लियर हो बेटा? चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल पर। नेक्स्ट अगला सवाल, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? यानी अगर कोई छोटा अक्षर हमें पढ़ना है तो कह रहा इनमें से कौन सा लेंस आप पसंद करोगे? ऑप्शन क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इनमें से कौन सा लेंस आप प्रयोग में लाओगे? कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? छोटे अक्षर को पढ़ना। किसको पढ़ना बेटा? छोटे अक्षर को पढ़ना है। तो छोटे अक्षर को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे खास बात का ख्याल यह होना चाहिए कि हमें प्रतिबिंब सीधा चाहिए। प्रतिबिंब कैसा चाहिए? सीधा चाहिए।
और अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं तो उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जहां जहां उत्तल लेंस वाली बात है उसे काट दो, उत्तल लेंस जहां जहां है उसे काट दो। बचा क्या? 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, दो ऑप्शन बचे। अब आप ही सोचो, अगर हम 5 सेंटीमीटर का लेंस लेंगे तो हमें एकदम उसके समझ लो एकदम बुक पे ऐसे रख देना होगा और आंख को बिल्कुल पास ले जाना होगा, जो कि अनकंफर्टेबल है। तो बचा कौन ऑप्शन में हमारे साथ? 50 सेंटीमीटर बचा। नॉर्मल ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तब ना, अब ऐसे थोड़ी पढ़ोगे झुक के। तो 5 सेंटीमीटर का लोगे तो एकदम ऐसे झुक के पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा तो ये 50 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चलिए, क्योंकि जो अक्षर है वो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में आना चाहिए, फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आना चाहिए। तो अगर 50 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसके बीच में कहीं भी हम रख सकते हैं, 25 पे रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वही है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी 25 होती है, तो 25 से तो कम हो ही नहीं सकता, ध्यान दो। तो 5-5 वाले वैसे ही कट गए और उत्तल आपका वैसे ही कट गया, बचा कौन? अवतल। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? एकदम बिना ऑप्शन देखे बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट छापो जल्दी से। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसकी चाल, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अब माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। 1.5 से इसमें क्या करोगे? भाग। कितना आएगा? 3 में 1.5 से भाग करोगे आएगा, दो ऑप्शन है कहीं, ये रहा 2 × 10⁸, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो कैसे ऑप्शन काटोगे। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से ज्यादा से भाग करोगे, 1 से ज्यादा से भाग करोगे तो जो रिजल्ट है जितना है उससे कम आएगा। अब 3 है तो 4.5 तो हो नहीं सकता, 1 से ज्यादा से भाग कर रहे हो तो फिर 3 आ नहीं सकता। 3 कब आएगा? जब आप 1 से भाग करोगे, तो ये भी नहीं हो सकता। पावर तो बिल्कुल आपका वैसे रहेगा, पावर से छेड़खानी नहीं होगी, यहां पावर ही आपका छेड़खानी कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? यही आंसर। चलिए, क्योंकि यहां पावर है कुछ, कोई पावर नहीं है। अगर यहां कोई पावर नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम प्रकाश की चाल किसमें होगी? सबसे कम प्रकाश की चाल बेटा किसमें होगी? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। और अभी अभी हमने आपको बताया कि इन चारों में से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है हीरे का, तो चाल भी इसी में सबसे कम होगी। क्लियर? चलिए आगे अगला सवाल। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो अवतल लेंस प्रयोग में किस रूप में आता है? देखो, आवर्धक लेंस के रूप में, दूसरा है कार के पीछे की ओर आती हुई वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उसके बाद कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, तो निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में कौन सा लगता भाई? निकट, यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, तो निकट के लिए तो प्रयोग में रहता ही रहता है, ठीक है। आगे कह रहा साधारण कैमरों में, किसमें? साधारण कैमरे में। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो जल्दी। साधारण कैमरे में। अभी अभी हमने बताया आपको कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी कितनी है? कौन सी है? उत्तल लेंस, प्लस में होगी 1 मीटर। क्षमता P बराबर क्या? 1/f, यानी 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर, प्लस में 1 डायोप्टर है कहीं, ये रहा 1 डायोप्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
अगला सवाल, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस कितनी होगी, किसकी है, उत्तल, सॉरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। P बराबर क्या होता है, 100 बटे एफ, और जहां एफ क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में। एफ हमें क्या सेंटीमीटर में दिया है, और अगर मीटर में होगा तो ये फार्मूला लगेगा, ये मीटर वाला है, ठीक है। 1 बटे एफ मीटर में, 100 बटे एफ सेंटीमीटर में, ठीक। तो कितना दिया भाई, 100 बटे 50 यानी कि 2 प्लस 2 डायोप्टर। नेक्स्ट आगे, अगला सवाल, अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। कितनी, 5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता, 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे P, 1 बटे 5। अब 5 में 1 से भाग करोगे आएगा 0 कितना 2, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 0.2 गुणे 100 करोगे, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। या सबसे पहले ऑप्शन आपके सारे सेंटीमीटर में है, तो फार्मूले में क्या कर लो, 100 कर लो, ठीक है। अब आराम से आ गया 20। तो हमेशा याद रखना, अगर फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में है तो फार्मूला जो लगेगा P बराबर वो 100/f, और अगर मीटर में होगा तो P बराबर 1/f, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब सब फिर सेंटीमीटर में दिया और यहां मीटर में दिया, चलो आ जाओ। तो F बराबर 1/P, 1 बटे -10, कितना आ जाएगा, -0.1 इतना मीटर। अब 0.1 कहीं लिखा नहीं है, 0.1 कहीं लिखा नहीं है, तो इसको क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, फिर इसमें 100 से गुणा कर दो, -0.1 गुणे 100 यानी कि कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहला चीज यहां माइनस लगा है, तो जितने प्लस वाले हैं सबको काट दो, बचा क्या हमारे पास, 2 ही बचा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब यहां पे आप देख रहे हो 0.1 मीटर आ रहा है, तो ये मीटर वाला भी नहीं होगा, बचा कौन, सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अगला, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है। तो अगर कोई स्वस्थ नेत्र है तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, मानव नेत्र में कहां बनना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, कहां बनना चाहिए बेटा, रेटिना पर। कहां होना चाहिए, रेटिना पर। अगर रेटिना पर नहीं बन रहा है तो समझ लो किसी प्रकार का क्या है, दोष है, ठीक है, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो या कोई भी दोष हो। फिर चलिए आगे, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब। नेक्स्ट अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसका दूर बिंदु क्या होता है, बोलो, उसका दूर बिंदु क्या होता है भाई, सिंपल से समझो, अगर आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो दूर बिंदु अनंत होगा, नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन आंख में निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है। यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जा रहा है, तो जो दूर बिंदु है उसको थोड़ा और करीब आना चाहिए, यानी अनंत से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत से कम होना चाहिए, तो अनंत से कम है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। अगला, श्वेत प्रकाश किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। तो सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है भाई,
बोलो, सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है? सबसे ज्यादा अगर किसी का विचलन होता है तो वो है बेटा बैगनी रंग, और सबसे कम किसका होता है? जो सबसे ऊपर होता है। कौन है? तो सबसे ऊपर है भैया लाल। ठीक है, इंद्रधनुष के कलर में कहां से शुरुआत होती है? नीचे से, बैगनी से। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे अधिक, अभी अभी हमने आपको बताया, बैगनी। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता भाई? चंद्रमा से देखने पर, पृथ्वी से देखोगे तब तो नीला, पृथ्वी से देखोगे तब तो क्या होगा? नीला होगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। चलिए अगला, कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम कौन से रंग के लिए होता है भाई? सबसे अधिकतम कौन से रंग के लिए होता है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसका विचलन ज्यादा होता है। किसका विचलन ज्यादा होता है? बैगनी का। इसमें भी सोचने जैसा क्या भाई। चलिए, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को साफ स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं देख रहा, तो सिंपल सी बात है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख पाता तो दूर दृष्टि दोष होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग एकदम जस्ट उल्टा, वस्तु दूर है और साफ नहीं दिखाई दे रही तो दोष निकट का हो जाएगा। वस्तु नजदीक है, साफ नहीं दिखाई दे रही है तो दोष कौन सा हो जाएगा? दूर का हो जाएगा। चलिए अगला, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी जो सूर्य है श्वेताभ यानी एकदम सफेद कब आपको लगता है? सूर्य जो है श्वेताभ कब लगता है? यानी एकदम सफेद। सुबह के समय तो एकदम लाल दिखता है, डूबते समय भी लाल दिखता है, तो सुबह हो गया शाम हो गया, दोनों तरफ लाल दिखता है। बचा क्या? सुबह शाम के बीच में क्या बचा? दोपहर। क्या बचा? दोपहर। तो सूर्य जो है श्वेताभ बिल्कुल दोपहर को दिखाई देता है। ठीक, चलिए एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है? आई गुणे टी। आई गुणे टी। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और टी का मतलब होता है सेकेंड। तो यही हो गया एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक? क्यू का। अब क्यू क्या है? क्यू है बेटा आपका आवेश। क्या है? आवेश। तो किसका मात्रक है? आवेश का। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है, तो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। नेक्स्ट, वैद्युत धारा का मापन। वैद्युत धारा का मापन वोल्टमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से, किससे? अमीटर से। तो धारा का मापन किससे किया जाता है बेटा? अमीटर से। वोल्टमीटर से किसका? विभव को। विभव को मापा जाता है वोल्टमीटर से। ठीक है, चलिए, और जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें भी धारा ही नापी जाती है, लेकिन धारा का सही मान एमीटर से लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की चलने से धारा मिलती है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के। एक माइक्रो ओम, माइक्रो ध्यान देना, चलो कुछ पॉइंट लिख लो। अगर बात करेगा माइक्रो, किसकी? माइक्रो, इसका मतलब 10 की पावर -6। बात करेगा नैनो, इसका मतलब 10 की पावर -9। ठीक है, बात करेगा पिको, पिको की बात करेगा तो 10 की पावर -12। याद रहेगा। अब पूछा क्या है? एक माइक्रो ओम में कितना होता है? तो 10 की घात -6 ओम होता है। ठीक, चलिए अगला, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V = I गुणे R। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा, V = IR। बहुत सही, क्लियर है। चलिए आगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दो। बोलो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे? चलो ट्राई करो।
सोचोगे सर जी कठिन सवाल पूछ ले, नहीं बेटा कठिन नहीं, थोड़ा देखो लॉजिक वाला है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है, यानी कहने का मतलब एक तार है, इसका प्रतिरोध R है, अब इसी तार को 4 टुकड़ों में काट दिया गया, तो एक टुकड़े का कितना प्रतिरोध हो जाएगा भाई? टोटल का 4 है, टोटल का R है, तो 4 भाग में बांटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से भाग कर दो, इसका R/4, इसका R/4, इसका R/4 और इसका भी R/4, तो यानी हर एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो गया? R/4 कह रहा। फिर इसको पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का मान क्या होगा? चलो देख लेते हैं। यानी कि 1/R' बराबर क्या हो जाएगा? 1/R/4 और प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है उसका 1/1 करके जोड़ लो, तो ये हो गया। अब सब में से 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये 1/R' बराबर हो गया 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। अब हर सबका बराबर अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 4 4 8 4 12 4 16, कितना हो जाएगा? 16/R। R यहां भाग में इधर आएगा गुणे में, यानी ऊपर हो गया R, नीचे हो गया R' बराबर कितना आ गया? 16। पूछा क्या है? R/R', तो R/R' का मान कितना आया? 16। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, यानी P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर दिया है 220। कह रहा तंतु का प्रतिरोध P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V²/R। पूछ रहा आपसे R, तो R बराबर, R यहां क्या है? भाग में इधर आएगा गुणे में, R इंटू P बराबर हो गया V², R बराबर क्या होगा? V²/P। V का मान कितना? 220 गुणे 220, स्क्वायर है ना, यानी 2 बार, और नीचे P का मान कितना? 100, तो 1 2 0 कैंसिल, 22 गुणे 22, 22 को 22 से गुणा करोगे कितना आएगा? 484। कितना आएगा? 484 ओम। क्लियर? आगे देखो, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है, तो ऊर्जा है भाई, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? वाट है, किलोवाट है या किलोवाट घंटा है? बोलो क्या होता है? बोलिए भाई, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ। सबसे पहले ध्यान दो, ये जो वाट है ये बेटा शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का। वाट हुआ, किलोवाट हुआ, ये भी शक्ति का मात्रक हो गया। ठीक, किलोवाट बटे घंटा, किलोवाट हो गया शक्ति का और बटे घंटा हो गया समय। ठीक, किसका? समय का। तो देखा जाए ये एकदम सामर्थ्य की बात कर दिया, सामर्थ्य यानी ले दे के वही है। ठीक है, आगे कह रहा किलोवाट, यानी ये है आपका शक्ति और ये किसका है? समय। अब शक्ति को लिखते हैं P और गुणे इसको समय को लिखते हैं T, तो W बराबर क्या होता? P इंटू T होता, P इंटू T, और W का मात्रक, और यही W क्या होता? कार्य होता है। ठीक है, यही क्या होता? कार्य, और यही कार्य हम किससे कह सकते हैं? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जो है कार्य या ऊर्जा, बात वही हुई। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो कौन है? किलोवाट घंटा। कहीं पे भी एक ट्रिक पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जाएगा
तो वहां पे गुणे समय जरूर होगा, यानी समय का गुणा होना चाहिए। अब देखो इसमें समय का गुणा नहीं है, इसमें भी समय का गुणा नहीं है, इसमें समय से भाग किया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। समय का गुणा कौन से ऑप्शन में? सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। आगे बढ़िए, कह रहा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए अगला, एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति का मतलब होता है भाई हार्स पावर। एक हार्स पावर में कितने होते हैं? 746। कितने? 746। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, तो ये आपसे पूछ रहा, बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? 1/4 यानी 1:4 एकदम सही होगा। क्यों? ध्यान दो, देखो सबसे पहले बात कर रहा है किसकी? 2 है, मान लेते हैं 1 का, ध्यान देना, मान लो एक तार ये है, दूसरा तार ये है, एकदम सेम लंबाई के हैं, तो अगर इसका प्रतिरोध मान लो R है तो इसका भी R होगा। दोनों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो इसका आधा हो जाएगा। समांतर क्रम में कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। R/2 हो जाएगा। यहां पे उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I² R × T। ये मान लेते श्रेणी क्रम वाला हो गया, ठीक, बटे यहां समांतर क्रम H डैश कर देते हैं। ठीक है, ये श्रेणी वाला हो गया और ये समांतर वाला हो गया। यहां भी I² R × T। अब I सब कुछ वही है, कट जाएगा, बचा क्या? R/R, यानी ये R श्रेणी वाला है और ये R समांतर वाला है। ठीक है, अब देखो R का मान श्रेणी में कितना है? 2R। नीचे समांतर में कितना? R/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 दूनी हो गया 4/R। तो R से R कैंसिल, कितना आ गया? 4/1। 4/1 यानी श्रेणी और समांतर का अनुपात 4:1 आया। इसमें क्या पूछा है? श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। 4:1 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? सही है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 4:1 होगा। चलिए आगे बढ़िए। बिजली का फिलामेंट होता है, तो बिजली का जो फिलामेंट होता है बेटा किसका होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एक सेकंड, यहां कुछ गड़बड़ है। नहीं 1:4 ही होगा। कैसे होगा? एक सेकंड, फार्मूला क्या है भाई? एक सेकंड रुक जाओ, पूरा डिटेल में सॉल्व करने दो। H बराबर होता है आपका I² R × T। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में कुल उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, या एक सेकंड, उत्पन्न ऊष्मा होता है H1/H2 बराबर होता है आपका R2/R1। ये सिंपल फार्मूला। हाँ, R2
यानी ये जो दूसरा वाला है ये समांतर वाला है, दूसरा समांतर मान लो, पहला वाला श्रेणी मान लो, ठीक है। तो समांतर क्रम R2 इसमें कितना आया था, R/2, श्रेणी में कितना था 2R, ये दो आपका नीचे आ जाएगा, R से R कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे आ गया 4, 1/4, बिल्कुल सही। हाँ 1:4 जो है ये सही होगा, 4:1 नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अगला विद्युत शक्ति P का सही सूत्र है, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई है कहीं ऑप्शन में, बोलो कहीं नहीं है। चलिए तो I बराबर क्या होता है, V/R, I बराबर क्या होता है V/R। अब I का मान उठा के रख दो तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू V/R, तो क्या हो जाएगा V²/R, V²/R नहीं है, ये भी नहीं है। R बराबर क्या होता भाई, ये नहीं काम करेगा, कौन सा काम करेगा, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I गुणे R, तो V की जगह ये रख दो I गुणे R इंटू आई, आई मिलके हो गया I² इंटू R, है कहीं, ये रहा I² इंटू R, I² इंटू R, क्योंकि ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है, V बराबर V/I बराबर क्या होता है R, V/I बराबर होता R, तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, I से इधर भाग उधर जाएगा गुणा, V बराबर I गुणे R। अब ये B का मान उठा के यहां रख दो आंसर। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, अभी भी हमने बताया वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है बेटा, वाट होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक, ठीक है, अनुमातांक का मतलब 220 वोल्ट 100 वाट, यानी जो विभवांतर है वो 220 और पावर जो है क्षमता जो है वो 100 वाट, इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करने पर इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, यानी इसे 220 की जगह 110 वोल्ट से चलाया जा रहा है, कितने से चलाया जा रहा है, 110 वोल्ट से, तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, देखो 220 पे शक्ति कितनी है 100, ध्यान देना 220 पे जो शक्ति है कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे शक्ति 100 है, तो वोल्ट आधा कर दिया जाएगा तो शक्ति भी इसकी कम हो जाएगी, यानी अगर खुराक कम कर दोगे तो क्षमता तो कम हो जाएगी ना, तो यहां शक्ति कितनी है 220, 220 को क्या कर दिया गया आधा, तो शक्ति भी इसकी हो जाएगी आधा यानी 50। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होगी, क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, कितने घंटे चलते हैं, 1 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, कह रहा कितनी खपत होगी, यूनिट पूछ रहा कितनी यूनिट जो है बिजली होगी, सिंपल है। यूनिट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, देखो यूनिट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, बिजली की खपत वाट गुणे घंटा और गुणे समय, ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे समय, इसी हिसाब से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो मकान में कितने बल्ब जल रहे हैं, 2, एक कितना है, एक कितना है भाई, सबसे पहले तो इसका क्षमता निकाल लो, R का मान दिया 100 और 200, अच्छा दोनों अलग अलग है, चलो फिर तो दिक्कत होगी, चलो आओ निकालते हैं। ध्यान से देखो, किसी मकान में 200 वोल्ट, V बराबर कितना 200 वोल्ट, कह रहा 100 ओम और 200 ओम के दो बल्ब जल रहे हैं, प्रतिदिन 1 घंटा जल रहे हैं, ठीक है, कह रहा प्रतिदिन कितनी ऊर्जा खपत होगी, 1 घंटे जल रहे हैं, 1 घंटे, तो सबसे पहली बात क्षमता इसकी निकालो P बराबर क्या होगा V इंटू आई, या I बराबर क्या होता है V/R, I का यही मान रख दो, P बराबर V²/R, V का मान कितना दिया है 200, स्क्वायर है तो गुणे 200 बटे R का मान कितना भाई 200 इधर और 100 उधर, टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है
समान, ये कैसे जुड़ते हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, घर में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में जुड़ता है। तो इनका समांतर क्रम जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 1/100 और प्लस 1/200, यानी कितने हो गए? 3/200। देखो, हर बराबर करने के लिए इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 200, तो 200, 2 + 1 3। अब इसे पलट दो, r बराबर कितना हो जाएगा? 200/3, 200/3। तो यहां हो जाएगा आपका 200/3। ठीक, आगे बात समझ में? अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 200 × 200 और × 3 और बटे नीचे 200। एक 200 से एक 200 कैंसिल, 200 × 3, 3 दूनी 600, कितना आ गया? 600 वाट। 600 वाट और 1 घंटे प्रतिदिन चल रहा गुणे 1, यानी 1 घंटा 600 वाट घंटा है कहीं ऑप्शन में? ये रहा 600 वाट घंटा। क्या हो गया? 600 वाट घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल नेक्स्ट। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई अगर गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करता है, ये चीज आपसे पूछा हुआ है। ये आपके चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है वहां से ये सवाल पूछा गया है। तो गतिमान आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर कोई आवेश आपका गति कर रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? चलिए एक बार बेटा सेशन को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए। अगला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? जल्दी से बताओ। हर एक पॉइंट पर क्या होता है बेटा? समान होता है, यानी सभी बिंदुओं पर समान। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट। अगर यही बाहर पूछ लेता तो बाहर शून्य होता, बाहर क्या होता? शून्य होता, अंदर एक समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है यहां बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला, वेबर किस राशि का मात्रक है? तो जो वेबर है ये किस राशि का मात्रक है? जल्दी बताओ बेटा सभी बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ एक साथ में। वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय, ऑप्शन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो यह घनत्व हो नहीं सकता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं है, तीव्रता भी नहीं, किसका है? विद्युत फ्लक्स। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और बी बराबर क्या होता है? φ/a। फाई का मात्रक हो गया वेबर और बटे ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 बटे मीटर स्क्वायर, तो यानी 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला के। नेक्स्ट, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल यह बराबर होगा IBL sin थीटा। लेकिन रखा कैसे गया? लंबवत, यानी 90 अंश के कोण पर। कैसे रखा गया है? 90 अंश के कोण पर। तो यह बराबर क्या हो गया? IBL sin 90 का मान 1 × 1, यानी बराबर हो गया IBL। ओके, नेक्स्ट कह रहा BA और क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, ठीक है, वह 24 फ्लक्स के क्वेश्चन। अच्छा एक सेकंड रुको, क्वेश्चन देख लें, ऐसे ही क्वेश्चन यहां कुछ छूट गया। BA और यहां बीच में होना चाहिए बेटा फाई। क्या होना चाहिए? फाई। BA और फाई क्रमशः, ये B चुंबकीय क्षेत्र है, A जो है क्या है? क्षेत्रफल है, और फाई जो है क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। फाई क्या है आपका? चुंबकीय फ्लक्स है, या कह सकते हो फ्लक्स, 24 नहीं होगा, फ्लक्स के संकेत हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? सिंपल सा फाई बराबर V इंटू A। फाई बराबर V इंटू A है कहीं? ये पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। क्या कह रहा है?
एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? कोई विद्युत धारावाही चालक है या विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन से नियम की सहायता लेते हैं? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा होगा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, चलिए अगला। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। एक विद्युत चुंबक के क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीतल, बी में दिया मुलायम लोहा, सी में दिया एल्युमिनियम, तो डी में है स्टील, नर्म लोहा। अब नर्म नहीं दिया, मुलायम दिया, तो इसी को यही हमारा सही होगा। अगला, किसी भी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना? जितनी फेरों की संख्या बढ़ेगी उतना n गुना बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसी के साथ आपके साइंस में जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते थे पूरे बुक के, वो सब हम एक साथ आपको करा दिए। ठीक है, अब कल वाले सेशन में अब सबसे पहले हम लघु उत्तरीय कराएंगे, फिर अगले वाले सेशन में दीर्घ उत्तरीय। तो इस तरीके से 3 वीडियो में पूरे फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो आपका एक चैप्टर बचा हुआ है और एक चैप्टर आधा, वो एक ही वीडियो में एक दिन हम आपको और पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी इसी जनवरी के महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी नई शुरुआत है। ठीक है, इसमें आज जो है संजीवनी बैच का ये पहला लेक्चर था, तो अगर आप शुरुआत से जुड़े रहेंगे तो आपका बैकलॉग भी नहीं होगा और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।